अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रिसेंटली एंग्रो फर्टिलाइज़र ने अपना 2024 के फोर्थ क्वार्टर का जो डिविडेंड था वो अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2024 में जो और उससे पहले उन्होंने डिविडेंड्स दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आई है 2024 की, उसमें भी उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और अपनी सारी प्रॉफिटेबिलिटी, ईपीएस वगैरह सब कुछ डिक्लेयर किया है। तो उसको भी देखेंगे। उस सब के बाद ये देखेंगे कि अभी इस टाइम पे हमें एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स और परचेज़ करने चाहिए या नहीं, क्या ये राइट टाइम है, और अगर राइट टाइम है तो हमारी परचेज़ करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये सब देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद और डिफरेंट स्टैट्स देख लेते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, और फिर उसके बाद आके बात करते हैं कि हमें अभी एग्रो फर्टिलाइज़र और परचेज़ करने चाहिए या नहीं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रही है पिछले साल की वो तो आपको ड्यूरिंग द वीडियो ज़ाहिर है पता चल ही जाएगा। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्रो फर्टिलाइज़र के मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले पे डिटेल्स के पेज पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले इसके पे आउट्स चेक कर लेते हैं, जो कि डिविडेंड्स होते हैं जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो इसमें जो सबसे लेटेस्ट अनाउंस हुआ है वो फरवरी 10 को हुआ है, और ये लास्ट क्वार्टर का है, यानी कि 2024 के फोर्थ क्वार्टर का जो डिविडेंड है वो है। और ये पे किया जाएगा मार्च 18 के बाद। इसकी बुक क्लोजर डेट होगी और एक्स डेट भी वही होगी, और उसके बाद फिर एक मंथ के अंदर अंदर ये पे कर दिया जाएगा। ये 8 रुपये अनाउंस किया था आखिरी क्वार्टर 4 का डिविडेंड। इससे पहले जो है क्वार्टर 3, 2 और 1 में ओवरऑल 13.5 रुपीज़ का किया गया था। थर्ड में 2.5 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 8 रुपीज़। ये जो परसेंटेज होती है ना, ये फेस वैल्यू की परसेंटेज होती है, यानी कि 10 रुपीज़ की परसेंटेज होती है। तो ये ओवरऑल 21 रुपये 5 पैसे 21.5 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड इन्होंने पे किया है एग्रो फर्टिलाइज़र ने। इसकी प्राइस देख लेते हैं 2024 में। तो ये इसके लेटेस्ट 1 डे का खुला हुआ है। 3 ईयर चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। उसमें हमें 2024 की जो फर्स्ट डेट थी ना, जनवरी को, 115 रुपीज़ का ये शेयर था, लेकिन ऑलरेडी इसमें मोमेंटम अपवर्ड स्टार्ट हो चुका हुआ था, और ये बढ़ते 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 साल के एंड में, यानी कि ये दिसंबर 31 को 204.19 रुपीज़ पे ये गया था। यानी कि ओवरऑल इसने एक साल के अंदर कैपिटल गेन 89 रुपीज़ का दिया, और ऑन टॉप ऑफ इट 21.5 रुपीज़ का इसने डिविडेंड भी दिया, यानी कि ऑलमोस्ट किसी के पास जितने भी पड़े हुए थे उसकी वैल्यू डबल हो गई। अब ये ज़ाहिर है अगर किसी ने सेल नहीं किए तो वो अनरियलाइज्ड गेन है, रियलाइज तब भी होगा जब वो सेल होगा, तो फिर भी लेकिन डबल होगी इसकी वैल्यू एक साल के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स नीचे भी जा सकती है बाद में। अब हम इसकी रिपोर्ट पे चले जाते हैं। जो लेटेस्ट क्वार्टर 4 की रिपोर्ट आई है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है 2024 की ओवरऑल, तो इसमें क्वार्टर 4 का इन्होंने सबसे पहले तो बताया हुआ है कि 8 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने दिया, और उसके अलावा ओवरऑल उससे पहले जो 3 क्वार्टर थे, यानी कि 1 to 3, उसमें 13.5 रुपीज़ का, जो कि 135% बनता है। तो ये ओवरऑल 21.5 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड दिया था। इसके बाद ये बता रहे हैं कि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इस दफ़ा 28.3 बिलियन रुपीज़ रहे हैं 2024 में, जो कि 2023 में 26.2 बिलियन थे। थोड़े से कम थे, 2 बिलियन का मतलब इजाफा हुआ है। और उस वजह से जो उनका अर्निंग पर शेयर है 2024 में 21 रुपीज़ एंड 16 पैसेस रहा है, जो कि 19.61 पैसेस था 2023 में। आगे चलते हैं। आगे रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि इस दफ़ा उनकी जो थोड़ी सी प्रोडक्शन है ना यूरिया की, वो तकरीबन 8% तक कम रही है, यानी कि 2139 किलो टन्स वो बना सके हैं, जो कि उससे पिछले साल उन्होंने 2313 किलो टन्स बनाए थे। वो इस वजह से कि उन्होंने अपने एनविन प्लांट की मेंटेनेंस किया, और वो 55 डेज तक जारी रही है वो मेंटेनेंस। लेकिन उसका मकसद यही था कि वो
एक तो रिलायबिलिटी, ऊपर से प्लांट की एफिशिएंसी जो है ना उसकी बढ़े और वो चलता रहे। तो उसकी वजह से एक तो प्रोडक्शन कम हुई, फिर सेल्स पे भी उसका असर पड़ा, क्योंकि यूरिया में डिमांड तो काफ़ी होती है। एक तो इधर प्रोडक्शन कम हुई होगी, उसके बाद स्टॉक भी नहीं होगा, जिसकी वजह से पिछले साल के मुकाबले में 13% कम जो है ना वो सेल कर सकें। तो आगे चलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन यूरिया प्राइस द कंपनी मैनेज टू डिलीवर हायर सेल्स रेवेन्यू, यानी कि उनकी सेल्स तो कम हुई है लेकिन उनका रेवेन्यू जो है वो 14% ज़्यादा था 2023 से, ड्यू टू वो जो प्राइस में उन्होंने इंक्रीज़ की थी। लेकिन एक चीज़ और हुई थी कि इस साल में इनको जो कंसेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही थी गैस, वो भी चीज़ रोक दी गई थी उनकी। ठीक ठाक सिग्निफिकेंटली इसकी इनकी प्राइस जो है ना हाई हो गई थी गैस की, तो जिसकी वजह से इनको जो मार्जिन्स थे वो 28% पे आ गए 32% से, यानी कि 4% जो मार्जिन है ना प्रॉफिट में वो कम हो गया इनका। उसके बाद एक और वो अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं कि UGAI के नाम से इन्होंने एक इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया, जो कि फर्टिलाइज़र जो है वो अपने फार्मर्स को डायरेक्ट बेचने के लिए। इससे पिछले साल ना कुछ ऐसा हुआ था कि ये जो FFC का स्टॉक था और एंग्रो का स्टॉक था, ये क्योंकि लिमिटेड होता है, इतना ही प्रोड्यूस होता है जितना आगे फार्मर्स को चाहिए होता है। तो साल के शुरू में ना कुछ लोगों ने उसको होर्डिंग करके तो उसकी प्राइस बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके रिज़ल्ट में गवर्नमेंट को इंपोर्ट करनी पड़ी थी बाहर से यूरिया, और वो फिर इंपोर्ट करके उन्होंने इन्हीं कंपनीज़ को दी थी और इन्होंने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट की थी। लेकिन वो जो सेंटर में लोग थे ना, उसकी वजह से, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उसकी वजह से उन्होंने एक दफ़ा मतलब उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। तो उसके बाद इन दोनों कंपनीज ने एक एक स्टेप लिया है। जो FSC है उसने 70 to 80 स्टोर्स अपने मतलब अभी साल के दरमियान तक ही बना लिए थे, जिससे डायरेक्ट कंज्यूमर्स को वो बेचेंगे। और इसी तरह जो एग्रो फर्टिलाइज़र है, इन्होंने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिससे डायरेक्ट वो कंज्यूमर्स को, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनको प्रोडक्ट बेचेंगे, ताकि दरमियान में अगर कोई मैनिपुलेट करने आए तो वो ना कर सके। उसमें फिर फार्मर्स के लिए भी फ़ायदा है कि उनको प्राइसेस ज़रा बेहतर मिल जाती हैं। इसके बाद ये बता रहे हैं कि इस साल में उन्होंने पिछले साल से तकरीबन 20 बिलियन ज़्यादा जो है ना 54.5 बिलियन, और पिछले साल तकरीबन 34.7 बिलियन जो है वो टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड लेवीज़ में गवर्नमेंट को पेमेंट की है। तो ये भी फ़ायदा पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी हुआ है एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी से। इसके बाद इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी ये फाइनेंशियल पोजीशन की रिपोर्ट का बता रहे हैं कि इसमें जो इनकी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह वो इस दफ़ा 5 बिलियन रुपीज़ जो है वो बढ़ा है। ये अमाउंट्स इन थाउजेंड है और ये मिलियंस तक है, तो वो 3 ज़ीरोज़ और लगा दें तो ये बिलियंस तक चला जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 2023 से 2024 तक उनका 5 बिलियन जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में बढ़ा है। इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो तकरीबन उतना ही है, हल्के से कम हुआ है। फिर इसके अलावा ये इधर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी इन्होंने बढ़ाया है। फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स थोड़े से कम हुए हैं, ये 197 मिलियन जो है ना वो उसमें कमी आई है। इसी तरह अदर एसेट्स भी जो हैं वो ओवरऑल कहीं बढ़े हैं, कहीं कम हुए हैं। ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इनका काफ़ी बड़ा है। तो ओवरऑल करते करते इनका जो टोटल एसेट्स है वो 160 बिलियन से बढ़ के 170 बिलियन तक हो गए। यानी कि एक तरफ तो कंपनी ने प्रॉफिट भी ठीक ठाक बनाया और उसके अलावा उनके एसेट्स भी 10 बिलियन रुपीज़ तक बढ़े। तो ये एक अच्छा साल इनका जो है ना गया है। इसके बाद लायबिलिटीज़ वगैरह की डिटेल है, इसमें भी ये ओवरऑल आइटमाइज डिटेल आप इनके इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन इसमें बस इन्होंने ये बताया कि थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ भी इनकी जो है ना बढ़ी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ भी इनकी 10 बिलियन तक ही बढ़ी है। तो वो मिला के वही बन जाता है, यानी कि
नेट टू नेट कंपनी की वैल्यू वही रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होती है, तो उसमें ये नेट सेल्स इन्होंने बताई हुई है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट, सब कुछ करते करते इनका जो अर्निंग पर शेयर है ना इस साल का, वो 21.16 रहा है, जो कि पिछले साल 19.61 था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा एक इजाफा हुआ है। इसकी प्राइस तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये अर्निंग जो है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो ये तो होगी इनकी रिपोर्ट, जो कि बहुत ही इनकरेजिंग है। इसके बाद हम चले जाते हैं इनकी कुछ हिस्ट्री देखने पे। इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स बढ़ ही रहा है और वो ट्रेंड कंटिन्यू किया है। यहाँ पे 21.16 है, इन्होंने 22.62, ये थोड़ा सा इनका फिगर शायद एस रेट का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया किसी वजह से। इसके अलावा ये क्वार्टरली लिहाज से इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह उनका वो अर्निंग पर शेयर आई है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चार्ट आता है पे आउट रेशियो परसेंटेज, यानी कि आपकी जो अर्निंग हो रही है उसका कितना परसेंट कंपनी अपने पास रख रही है ऑपरेशंस वगैरह चलाने के लिए और कितने परसेंट वो पे आउट करती जा रही है। तो इसमें अगर पिछले सालों का हम देखें तो 2019 में उसने 93% यानी कि पे आउट कर दिया था। तो 2019 में इनका जो प्रॉफिट हुआ था वो 13.9 रुपीज़ था, तो उन्होंने 13 रुपीज़ जो है वो सीधे सीधे पर शेयर अपने शेयर होल्डर को दे दिए थे। इसी तरह अगले साल इनका जो है वो 103 यानी कि 13 रुपीज़ डिविडेंड दिया था, जबकि इनका जो प्रॉफिट था वो 12.59 रुपीज़ था। यानी कि ये वैसे कोई कंपनी इतनी वो नहीं होती, मतलब उसकी इस तरह की स्ट्रेटजी बहुत कम कंपनीज की होती है, जो कि एंग्रो फर्टिलाइज़र ने रखी हुई है कि जितना भी इनको पूरे साल में अर्निंग पर शेयर होती है, तो जो भी इनके रिटेल शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका प्रॉफिट पूरा का पूरा दे देते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर भी दे देते हैं। तो जो ऊपर देते हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने उनके पास पहले से कैश फ्लो जो पड़ा हुआ है या डेब्ट्स वगैरह की बेस पे जो है वो देते रहते हैं और वो बाद में कहीं या पहले से कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह 2024 में जो उन्होंने डिक्लेयर किया अपना अर्निंग पर शेयर 21.16, जो कि इधर आपने यहाँ पे नीचे देखा है, तो 21 रुपये 16 पैसे उनको प्रॉफिट हुए, जो कि उन्होंने 21 रुपये 50 पैसे टोटल उन्होंने वही दे दिया डिविडेंड 13.5 को और 8 को मिला के। तो इस साल भी इनका जो जितना प्रॉफिट हुआ है उस ओवरऑल उससे ज़्यादा ही उन्होंने दे दिया। तो इस वजह से ये वाली कंपनी जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा वो अपील करती है और अच्छी लगती है कि ये अपने पूरे के पूरे प्रॉफिट्स उठा के अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ कंपनीज का होता है वो 50% तक रखते हैं, कुछ 60-70% तक ये शेयरिंग रेशो पे आउट रेशो रखते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि जिनका दिल करता है कि बहुत ही मिनिमम सी पे आउट रेशो रखी जाए, यानी कि जो अर्निंग उनको हो रही है उसमें से मिनिमम पे आउट करें, बाकी आगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में और आगे बढ़ाने के लिए रख लें। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, ये जो इनकी है ना एसेट्स में करंट एसेट्स, इसमें कैश एंड बैंक बैलेंसेस, तो इन्होंने बैंक बैलेंस भी ये नहीं किया उन्होंने इतने ज़्यादा पे आउट दे दिया तो इन्होंने ऑपरेशनल कैश नहीं रखा हुआ, वो उसके लिए भी बैंक बैलेंस इन्होंने ठीक ठाक रखा हुआ है, तो वो भी कोई मसला नहीं है इनके लिए। पहले से इन्होंने एकमुलेट करके रखे हैं और ये वैसे भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनको अगर कोई ऑपरेशनल कैश की कमी भी होगी तो वो दूसरी जो इसकी कंपनीज हैं वो आगे पीछे करके या फिर लोन्स के थ्रू वो कर ही लेते हैं। तो इनके लिए कोई इतना ऑपरेशनल के कुछ लोगों को ये एतराज़ होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पे आउट कर देते हैं 100%, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। दूसरा, कुछ कंपनीज एक्सपेंशन के लिए रखती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र है वो जितने प्लांट्स लगे हुए हैं वो तकरीबन 1-to-1 पूरी डिमांड पूरी कर ही रहे हैं, और अगर इनको नए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत होगी तो वो 50% प्रॉफिट रख के किसी साल का या इस तरह, उससे नहीं, ये बहुत महंगा है, यानी कि 200 बिलियन तक जाके प्लांट लगता है, तो उससे इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। उनको एंड में जाके शायद कोई लोन वगैरह ही लेना पड़े या कोई एग्रीमेंट ही करना पड़े किसी बैंक वगैरह से। तो इस वजह से ये ज़्यादातर जो है अपने
प्रॉफिट्स जो हैं वो पे आउट कर देते हैं। तो बाकी चलें अब फेस टू फेस जाके डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आगे ये शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है वो अपना पूरे की पूरा प्रॉफिट्स जो है वो हर साल अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर देते हैं। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते, जिसका भी जितना प्रॉफिट में हिस्सा बनता है वो उसको दे देते हैं, और इसी तरह अपने जो शेयर्स हैं उनका प्रॉफिट भी अपना रिडीम कर लेते हैं वो पे आउट के थ्रू। दूसरी चीज़ ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ भी कर रहा है। इस वजह से क्योंकि एग्रो फर्टिलाइज़र जो है अपना पूरा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड पे आउट कर देता है, तो अगर फ्यूचर में कभी मार्केट ओवरऑल नीचे भी जाने लग जाती है तो उसका एग्रो फर्टिलाइज़र पे इतना असर नहीं पड़ता, या इस तरह के दूसरे शेयर्स जो कि ज़्यादा अपना प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू दे देते हैं। तो जब ओवरऑल मार्केट नीचे जा रही होती है तो लोग ये भी देखते हैं कि ये जो शेयर है ना स्पेसिफिकली इसकी जितनी भी अर्निंग्स होनी है इन्होंने अपनी अर्निंग्स हमारे साथ शेयर करनी है। तो अगर प्राइस थोड़ी सी किसी वक्त नीचे भी जाती है तो वो जो उसकी प्रॉफिट है वो कवर अप करता रहेगा, उसकी अर्निंग्स तो आती रहेंगी हर 3 माह के बाद एज अ डिविडेंड। तो उस वजह से इस तरह के शेयर्स की वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम होती है, उनके जो बीटा वैल्यू होती है ना वो काफ़ी कम होती है, वो मार्केट के साथ एकदम नीचे स्लाइड डाउन भी नहीं करते। और ओवरऑल अगर मार्केट के किसी वजह से जैसे इस साल काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है, तो मार्केट तो आपको पता है जैसे साइकिल्स में चलती है, तो ओवरऑल किसी वजह से मार्केट नीचे चली जाती है और उसके साथ कुछ ना कुछ असर पड़ता भी है एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर पे, तो उसका जो डिविडेंड होगा वो आपकी कास्ट को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा होगा। तो हर 3 माह बाद आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसकी कास्ट कम होती जाती है, क्योंकि आपको एज अ प्रॉफिट भी तो रिकवरी हो रही है ना। इस वजह से भी एग्रो फर्टिलाइज़र का शेयर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर समझा जाता है। इस टाइम पे एग्रो फर्टिलाइज़र का जो पीई रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो तकरीबन 10 तक पहुंची हुई है, जो कि मार्केट एवरेज से काफ़ी ऊपर है। मार्केट एवरेज 6 to 7 है इस टाइम पे। लेकिन जो एग्रो फर्टिलाइज़र है वो एक तो डिविडेंड भी पे करता है, और दूसरा ये एक फर्टिलाइज़र का शेयर है जिसकी डिमांड हर वक्त रहती है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी है। तो 10 कोई आउटरीजियस नहीं है, यानी कि कोई इस तरह का नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर एवेल्यूएशन इसकी है। तो इसमें अभी भी अगर कोई परचेज़ करता है तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमें येस एग्रो फर्टिलाइज़र के और शेयर्स हम परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करने तो आप सारे एक ही माह में या इकट्ठे ना परचेज़ कर लें, आप थोड़े उसको चंक्स में डिवाइड करें। बेशक उसको 2 माह के गैप से 3 माह के गैप से परचेज़ करते जाएं, या हर माह थोड़ी सी परचेज़ करते जाएं। उससे जो है ना आपकी कास्ट एवरेज होती जाएगी। और ये जो थोड़ी सी इसकी पी रेशो भी इस टाइम पे थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से अगर कोई चांस है इसके नीचे जाने का, अगर तो प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह अगले क्वार्टर्स में भी अच्छी आती है फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने का चांस भी है तो वो एवरेज होता रहेगा अगर आप हर माह थोड़े से परचेज़ करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप अगर एग्रो के शेयर परचेज़ करते हैं तो दूसरा जो एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइज़र, जो इस सेक्टर की दूसरी कंपनी है, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है। लेकिन उनका जो पे आउट है ना, वो पे आउट हर 3 माह के बाद देते तो हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो एग्रो फर्टिलाइज़र वाली नहीं है। एग्रो फर्टिलाइज़र तकरीबन 100% प्रॉफिट जो है ना अपना पे आउट कर देते हैं, वो 100% नहीं करते। वो कुछ अपने पास भी रखते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन और ऑपरेशंस वगैरह के लिए, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी हुई है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रो फर्टिलाइज़र में तो आप एफएफसी में भी करें, और फिर उसके साथ इवन वो फातिमा फर्टिलाइज़र, तीसरी जो बड़ी कंपनी है, 2 मेन जॉइंट्स तो यही हैं और फिर वो भी एक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर छोटी छोटी आती हैं। एक एफएफपीएल है, वो तो ऑलरेडी एफएफसी में मर्ज हो चुकी भी है। वो दोनों फौजी फाउंडेशन की ही कंपनीज थी, एफएफसी और एफएफबीएल। फिर इसके बाद आपको कभी भी किसी एक सेक्टर पे रिलाय नहीं करना चाहिए, या किसी स्पेशली एक सेक्टर की एक कंपनी पे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह तो ले रहे हैं, इसके साथ साथ आप दूसरे सेक्टर्स में भी जाएं, और दूसरे सेक्टर्स में आप हर सेक्टर में मुख्तलिफ कंपनीज में डाइवर्सिफाई करें। ये डाइवर्सिफिकेशन पे मेरी एक वीडियो भी है स्पेशली, तो वो भी मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। फिर पी रेशो और बीटा इनका मैंने जिक्र किया वीडियो में, तो वो उसमें आप अगर डिटेल में जाके उनके बारे में देखना चाहते हैं
तो उनसे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोस भी हैं मेरी, तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। क्रक्स यही है वीडियो का कि आप हाँ एग्रो फर्टिलाइज़र परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको पार्ट्स में करें। इसके अलावा सिर्फ एग्रो फर्टिलाइज़र पे ना रहें, एफएफसी और दूसरी कंपनीज पे भी जाएं, और फिर ओवरऑल भी आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। सिर्फ कुछ कंपनीज या किसी एक सेक्टर पे बिल्कुल रिलाय तो करना ही नहीं चाहिए। तो बाकी इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। वो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिट थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।